गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के बाद आज मैंने आपको बताया था इस सब्जेक्ट में आपके दो एक्ट कवर होंगे, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 और इसी के साथ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो इन एक्ट्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इस एक्ट से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि इस एक्ट में आपके पास 7 चैप्टर्स होंगे और 60 सेक्शंस होंगे। इस एक्ट में एडवोकेट एक्ट जो है ये यहाँ इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961, इसमें आपके इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 चैप्टर्स एंड 60 सेक्शंस। अब ये एक्ट बेसिकली जो ये एक्ट क्या कहता है, द एडवोकेट एक्ट 1961 एक्ट नंबर 25 ऑफ 1961 है एन एक्ट टू अमेंड and consolidate the law relating to legal practitioner and to provide for the constitution of bar council and an all India bar, be it enacted by parliament and the 12th year of the Republic of India as follows। विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा विधिज्ञ परिषदों और अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम है। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित हो। तो एडवोकेट एक्ट जो इनिशियली it starts off with this amendment and consolidate the laws relating to legal practitioners and to provide for the constitution of bar councils and all India bar। तो ये जो भी हमारे देश में लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको और जो बार काउंसिल्स हैं उनको एक लेआउट देता है। इंडियन एडवोकेट एक्ट उन्हें गवर्न करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी जो भी एडवोकेसी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। सो एंड इट इज़ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 12th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑन इंडिया एज फॉलोज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 चैप्टर्स एंड 60 सेक्शंस। What are these 7 chapters actually? इन 7 चैप्टर्स में 60 सेक्शंस होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 60 सेक्शंस सारे करने हैं, बट amongst them which is more important and holds great importance will be discussed during the classes। तो द फर्स्ट चैप्टर हम पहले तो ये चैप्टर्स हैं कौन से वो जान लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रेलिमिनरी पार्ट, सेकंड चैप्टर इज़ रिलेटेड टू बार काउंसिल्स, थर्ड इज़ रिलेटेड टू एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, फोर्थ इज़ रिलेटेड टू राइट टू प्रैक्टिस, फिफ्थ इज़ रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, सिक्स्थ इज़ मिसलेनियस एंड सेवेंथ इज़ टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है आपका इट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेलिमिनरी पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 and 2। It consists of section 1 and 2। The bar councils। Now the bar councils, अब इस bar councils में आपके खाली आपके पास ये नहीं है कि सिर्फ खाली स्टेट लेवल पे स्टेट बार काउंसिल है और ऑल इंडिया लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी को बताया गया है। इट कवर्स द बार काउंसिल्स, द स्टेट बार काउंसिल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, its features, that bar council is body corporate, the membership in international bodies, then the disciplinary committees, then the accounts and the audits, then it consists of the constitution of committees. Constitution of committees includes the committees other than the disciplinary committee, like the
like the enrollment committee, the legal aid committee, and so on. Then it includes the tenure, the term of the office, of the members, and then it includes the power to make rules, कि रूल्स जो स्टेट बार काउंसिल के पास क्या पावर्स है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्या पावर्स है टू मेक द रूल्स. तो इट हैज़ वेरीड. इट मीन्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 15. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम section 3 to section 15. It extends from section 1 and 2, the preliminary part. Now the admission and enrollment of advocates. This chapter covers the lists, I mean the classification of the advocates, then the role of the advocates, that matters related to disputes regarding the seniority, the certificate of enrollment जिसे कि हिंदी में सनद भी कहा जाता है. ये सारे इस एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स में कवर होते हैं. इसके अलावा जैसे राइट्स ऑफ प्री ऑडियंस के प्री ऑडियंस मतलब पूर्व सुनवाई का अधिकार किसको होता है. अगर सीक्वेंस में कहीं कोई हाई कोर्ट जज आ जाए और वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होंगे तो पहले किसको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, ये राइट ऑफ प्री ऑडियंस आता है. फिर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि प्रैक्टिस करने के लिए परमिट किया जाए, या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, या अगर एप्लीकेशन है किसी की एडमिशन के लिए किसी वजह से मिस हो गई है और वो अब एडमिशन कराना चाहता है रोल लिस्ट में, एडवोकेट्स की जो रोल लिस्ट होती है, तो वो उसको डिस्पोज कैसे करेंगे. और किसी वजह से किसी का नाम अगर सस्पेंड करा जाता है या हटाया जाता है तो उस नाम को हम किस तरह से, वो पावर किसके पास है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, ये सारा कुछ हम एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स में करेंगे. सेक्शन 16 टू सेक्शन 28. सेक्शन 16 टू 28 सेक्शन. तो ये दिस इज़ ऑल कवर्ड इन एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स. अब आता है हमारे पास राइट टू प्रैक्टिस. अब राइट टू प्रैक्टिस एक आम भाषा में करें तो ठीक है, प्रैक्टिस करने का राइट है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, ये तो चैप्टर का नाम है. अब इसके अंदर सेक्शंस क्या आते हैं कि आपने राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस है, फिर कुछ अटॉर्नीज़ होते हैं जिनको कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, या फिर वो कौन सी स्पेसिफिक क्लास है जिसको कि राइट दिया गया है प्रैक्टिस करने का, या वो कौन सी क्लास ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट्स ही वो क्लास ऑफ पीपल है जो कि ऑथराइज्ड है प्रैक्टिस करने के लिए. हर आम आदमी जिसको कि खाली नॉलेज है और वो प्रैक्टिस करे ऐसा नहीं है, नॉलेज के साथ यहाँ पर डिग्री भी होनी ज़रूरी होती है, उन्हीं को राइट होते हैं. फिर हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं रूल्स बनाने के लिए. फिर है कि जो कि कोई पावर ऑफ कोर्ट है कि कुछ स्पेशल केसेस में या किसी पर्टिकुलर केस में अपीयर होने के लिए तो वो क्या होती है, ये सारे हम राइट टू प्रैक्टिस में कवर करते हैं. तो इट कवर्स द सेक्शन, ये 28 है. इसके बाद ये आ जाएगा 29 टू 34. तो 29 to 34 is covered under right to practice of the Advocate Act 1961. फिर आता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स. अब कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स अपने आप में सिग्निफाई करता है जो इसीलिए ये इस सब्जेक्ट का पार्ट है कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एथिकली साउंड होना चाहिए. एक लेमैन टर्म में है कि द कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट शुड बी एथिकली साउंड एंड अप टू द नॉलेज. लेकिन इफ़ वी कंसिडर द एडवोकेट एक्ट 1961 देन एज पर द सेक्शंस द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स includes the punishment of advocates for any misconduct, the disciplinary power of the
बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, फिर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को डिस्पोजल करना होता है वो कैसे होगा, फिर अपील करनी है अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील करनी है तो कैसे होएगी, अपील करनी है अगर सुप्रीम कोर्ट को तो कैसे होएगी, या फिर कुछ स्टे ऑर्डर लाना है तो वो किस तरह से होगा, फिर रोल लिस्ट में रोल ऑफ एडवोकेट्स जो है उसमें कुछ ऑल्टरेशन लाना है, ऑल्टरेशन मतलब कोई एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कैसे होगा, फिर पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है, बार काउंसिल्स क्या है, रिव्यू कैसे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स कैसे होती है बिफोर डिसिप्लिनरी कमेटी। तो इन सब चीज़ों को हम कंडक्ट, ये सारा कुछ कंडक्ट में कवर होता है। तो कंडक्ट में खाली आपका बिहेवियरल ही नहीं, प्रोसीडिंग्स भी कवर होती है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको कहाँ पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकेगी, या उसकी कहाँ अपील करी जा सकेगी, या उसको किस तरह से रिव्यू किया जाएगा। तो ये सब कवर होता है आपका सेक्शन 35 टू 44 में, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। अब मिसलीनियस है, मिसलीनियस जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब मिसलीनियस में आ जाएंगे कि जैसे पेनल्टी है पर किसी भी व्यक्ति को कि जो इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में और या फिर किसी अदर अथॉरिटी के सामने, जैसे एक व्यक्ति था जिसने कि मेडिकल की प्रैक्टिस भी की हुई थी और जो एडवोकेट भी था और वो प्रैक्टिस कर रहा था दोनों फील्ड्स में, दोनों स्ट्रीम्स में, तो वो एक इलीगल एक्ट था। तो ऐसे केसेस में पेनल्टी क्या होती है, फिर है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या दी जाती है बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल में, इनकी आपस में रेसिप्रोसिटी क्या होती है, फिर इंडेमनिटी क्या होती है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है तो उसके अगेंस्ट इंडेमनिटी क्या होती है, इंडेमनिटी मतलब कि उसके विरुद्ध संरक्षण कैसा मिलता है, फिर है कि पावर ऑफ रिविजन या फिर पुनरीक्षण की शक्ति, पावर टू रिवाइज या फिर पुनरीक्षण की शक्ति भी इसी सेक्शन में इसी चैप्टर में बताई गई है। फिर डायरेक्शंस देने की पावर है, जनरल पावर है कि बार काउंसिल को कैसे रूल्स बनाने चाहिए, फिर अर्थान्वयन के नियम की यानी कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर सेविंग लॉ है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें मिसलीनियस में कवर की गई हैं और इसीलिए इनको जानना ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल कवर्ड अंडर सेक्शन 45 टू 52। सेक्शन ये यहाँ 44 था, 45 टू 52। अब आता है आपका टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इसकी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये लास्ट करता है 53 टू 60। 53 टू 60 टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कि इलेक्शंस फर्स्ट स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है या फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट बार काउंसिल या विधि व्यवसायियों के अधिकारों का प्रभावित ना होना, उससे रिलेटेड क्या विधियां हैं, या फिर विधिज्ञ परिषदों का विघटन, उसमें विद्यमान क्या विधि है, या जैसे कि कुछ अधिवक्ताओं के बारे में विशेष उपबंध होते हैं, उनको क्या वो क्या होते हैं, या कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में संबंधित विशेष उपबंध होते हैं, वो क्या है, या केंद्रीय सरकार का नियम बनाने की शक्ति क्या है, कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाता है, एंड ऑल related to this। तो this extends from 53 to 60। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सेक्शंस हैं ये लाइन वाइज एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइन वाइज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि 1 to 2 है पहले, फिर 3 to 15 है, फिर 16 to 28 है, देन 29 to 34 है, फिर 35 to 44 है,
फिर 45 टू 52 है, फिर 53 टू 60 है। तो ये इनकी सीक्वेंस है जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। और इन सभी सेक्शंस से हमारी जो एडवोकेसी है, एडवोकेट प्रोफेशन है, वो गवर्न होता है, रूल होता है। बार काउंसिल्स भी इसी एक्ट को मानती है, और बार काउंसिल ही नहीं, स्टेट बार काउंसिल्स भी इसी एक्ट को मानती है। और एक एडवोकेट को इसी एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके तहत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपको ये पता पड़ चुका है कि प्रिलिमिनरी पार्ट जो कि सेक्शन 1 एंड 2 है, और इस प्रिलिमिनरी पार्ट में मैं आपको बताना भूल गई, ये प्रिलिमिनरी पार्ट जो होता है ये कवर करता है, जिसमें कि सेक्शन 1 बताता है कि टाइटल क्या है और एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है, और सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन पार्ट होता है। ये डेफिनेशन पार्ट हर एक्ट में सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन पार्ट होता है, और सेक्शन 1 हमेशा आपको एक्सटेंट बताता है। एक्सटेंट या इसको कह सकते हैं विस्तार। तो इसका विस्तार हमेशा धारा 1 में बताया जाता है, और परिभाषाएं हमेशा धारा 2 में बताई जाती हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि सेक्शन 1 और 2 जो है ये एक्सटेंट और डेफिनेशन से रिलेटेड है। अब हम आगे इस सेक्शन 1 और 2 को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1 जो है ये एक्सप्लेन करता है आपका एक्सटेंट जहाँ पर ये एक्ट या वो सीमाएं जहाँ पर ये अधिवक्ता अधिनियम लागू होता है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू होता है। तो जो इसका सेक्शन 1 है, इस एक्ट का जो सेक्शन 1 है, जो प्रिलिमिनरी पार्ट है, तो वो बताता है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये इंडिया में हर जगह लागू होता है। एंड इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कम इनटू फोर्स ऑन डेट बाय गवर्नमेंट बाय गजेटेड नोटिफिकेशन, यानी कि ये पूरे भारत में लागू होता है। और ये है कि जम्मू कश्मीर में, और एक है स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, यहाँ पर ये खासकर अभी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम बात करें तो धारा 370 के बाद में जो चेंज आया है उसमें ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट चेंज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस चेंज हुई है, तो अब ये एक्ट वहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के गजेटेड नोटिफिकेशन द्वारा लागू करा जाएगा। और तब तक अभी जो चेंज नहीं है उसके अनुसार हमें अभी यही पढ़ना है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कम इनटू फोर्स ऑन डेट बाय गवर्नमेंट बाय गजेटेड नोटिफिकेशन। और ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, अब हम सेक्शन 2 को डिस्कस करने से पहले सेक्शन 2 भी चैप्टर 1 का ही हिस्सा है। यहाँ हमने ये पढ़ा है, सेक्शन 2 चैप्टर 1 का हिस्सा है। और सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया हर एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज आते हैं। तो इन डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस करने से पहले या उनको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स खाली एडवोकेट्स नहीं बल्कि देयर आर 2 क्लासेस। तो देयर आर 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और अदर एडवोकेट्स हैं, इनका डिटेल में हम बाद में इनको स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये जान सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स आर अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। और सेक्शन 16 कहाँ पर आया? ये 3 से 15 नहीं, ये यहाँ 16 से 28 यानी सेक्शन 16 to 28 एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। तो सेक्शन 16 जो है इट डिफाइंस दी सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। ये सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स को वो क्या होते हैं, क्या कैटेगरी होती है, ये हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उससे। और सेक्शन 17 एंड सेक्शन 17(2), तो 17(1) जो है इन्हीं एडवोकेट्स को, इन्हीं 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स की रोल लिस्ट उसको मेंटेन करता है और डिवाइड करता है 17(1) और 17(2) में। तो 17(1) में बताया गया है, 17(1) ये कहता है कि
जो अधिवक्ताओं को हर स्टेट जो है एक नामावली तैयार करेगी, जिसमें कि अधिवक्ताओं को लिस्ट आउट किया जाएगा या रोल लिस्ट तैयार की जाएगी उस नामावली में। और 17(2) बताता है कि ये जो नामावली होगी, ये नामावली 2 भागों में डिवाइडेड होगी, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स में। तो ये नामावली और नामावली का विभक्तिकरण, ये दोनों बताए जाते हैं 17(1) और 17(2) में। और धारा 16 में बताया जाता है कि सीनियर एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स क्या होते हैं और उन्हें उनके पास क्या राइट्स, क्या प्रिविलेजेस या क्या बेसिस, क्या आधार होते हैं, ये सारा धारा 16 में बताया गया है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हम उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि ध्यान में रख करके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रख करके वो वरिष्ठ अधिवक्ता को एक तरह से टाइटल देते हैं या उसको इस योग्य या उस अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के योग्य समझा जाता है कि ये टाइटल अब इस अधिवक्ता को दे देना चाहिए। तो ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करते हैं। और ये पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट्स हैं अधिवक्ता की योग्यता या एबिलिटी ऑफ एन एडवोकेट, दूसरा स्टैंडिंग एट द बार ऑफ द एडवोकेट, यानी विधि व्यवसायी वर्ग में जो उसका विधि व्यवसायी काल है, स्टैंडिंग एट द बार जो उसका काल है, जो उसने टाइम अपना वहाँ स्पेंड किया है वो कैसा है। फिर है नॉलेज ऑफ द लॉ, विधि विषयक विशेष ज्ञान, यानी नॉलेज होना अलग बात है और सब्जेक्ट नॉलेज होना अलग बात है। तो विधि विषयक ज्ञान कैसा है उस व्यक्ति का, ये ध्यान में रखा जाता है। फिर है एक्सपीरियंस इन लॉ, तो ये एक्सपीरियंस इन लॉ उसका कैसा है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठ अधिवक्ता चुनने के लिए चुना जाता है। लेकिन ये चुनने के लिए बिफोर डिक्लेयरिंग द एडवोकेट टू बी सीनियर एडवोकेट हिज कंसेंट इज़ नेसेसरी, तो उसकी अनुमति या उसकी सहमति अनुमति नहीं, उसकी सहमति ज़रूरी है। तो जो ये ऊपर बिंदु दिए गए हैं, ये जो मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं ABCD, यानी एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार, नॉलेज ऑफ लॉ और एक्सपीरियंस इन लॉ, इनके आधार पर संबंधित अधिवक्ता से सहमति प्राप्त करी जाती है। इन्हीं के आधार पर संबंधित अधिवक्ता को चुना जाता है वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए और उसी आधार पर उससे सहमति प्राप्त करी जाती है। तो यहाँ पर उसकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ इसकी कंसेंट होना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी आधार पर फिर उसको वो टाइटल दिया जाता है, कौन सा, सीनियर एडवोकेट का, सीनियर एडवोकेट का टाइटल दिया जाता है। अब वो सहमति, अब आप पूछेंगे कि सहमति देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, एक सीनियर एडवोकेट का टाइटल ही तो मिल रहा है। तो जब आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको कोई अगर पद मिलता है तो वो पद अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर के आता है। पद खाली एंजॉय करने के लिए पद आपको नहीं मिलता है। पद अगर एंजॉय करने के लिए मिलता है तो उसके साथ में आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। तो उसकी कंसेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रिविलेजेस और ये राइट मिलते हैं सीनियर एडवोकेट के नाते, उसी के साथ वो अपने साथ लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेकर के आता है। और ये रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं या ये जो निर्बंध होते हैं, इन निर्बंधनों को विधि व्यवसाय के हित में, मतलब लॉ प्रोफेशन के बेनिफिट में उनको टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है, समय समय पर उन्हें विहित किया जाता है भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा। तो ये विधि व्यवसाय के मामले में उन सभी निर्बंधनों को जो कि भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विधि व्यवसाय के हित में हैं, उन्हें समय समय पर विहित करके वरिष्ठ अधिवक्ता को सूचित किया जाता है और यह पूछा जाता है कि क्या वह इस पद को ग्रहण करने के लिए उनकी सहमति है अथवा नहीं। तो
ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम एडवोकेट्स और पूरा कुछ डिटेल में पढ़ें उससे पहले कि एडवोकेट होते कितनी तरह के हैं और क्या उनको किस तरह से नियुक्त किया जाता है। अब आता है डेफिनेशन क्लॉज। तो ये डेफिनेशन क्लॉज जो है, यहाँ डेफिनेशंस आती हैं, ये परिभाषाएं हैं। तो मैं आपके लिए ये हिंदी वाला फ़ॉन्ट जो है इसको एक सेकेंड, हिंदी वाले फ़ॉन्ट को मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ और मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश में बताती जाती हूँ। तो अब ये जो परिभाषाओं का क्लॉज आता है, डेफिनेशन क्लॉज, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप एज सच उन्हें आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगर हम शुरू करते हैं धारा 2 के, धारा 2 को 2 पार्ट में करा गया है, एक और ये है इसका दूसरा पार्ट। अब एक में सेक्शन 2(1) के सब सेक्शंस हैं, क ख ग घ ड़ इस तरह से हैं। तो सेक्शन 2 का 1 तो है कि इसमें ये डेफिनेशंस दी गई हैं, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, तो अब पहली डेफिनेशन आती है इसमें अधिवक्ता या एडवोकेट। तो एडवोकेट means an advocate entered in any role under the provisions of this act, means any advocate entered in any role under the provisions of this act, ये सेक्शन 2(1)(a) बताता है। या इसको यूँ कह सकते हैं, अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। ये अधिवक्ता की डेफिनेशन है। फिर आता है अपॉइंटेड डे या फिर इसको कह सकते हैं नियत दिन। अब नियत दिन की जो डेफिनेशन है या उसको ये इसका सेक्शन 2(1)(b) में आएगा ये अपॉइंटेड डे। इन रिलेशन टू एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मीन्स द डे ऑन विच दैट प्रोविजन कम्स इनटू फोर्स, यानी वह नियत दिन जिस दिन वो पर्टिकुलर प्रावधान है या वो पर्टिकुलर प्रोविज़न है वो फोर्स में आया है। तो नियत दिन को कह सकते हैं इस अधिनियम में कि किसी उपबंध के संबंध में नियत दिन, इस अधिनियम के किसी उपबंध यानी कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो से अभिप्रेत है कि वह उपबंध प्रवृत्त होता है, यानी कि वो लागू होता है या वो उपयोग में आना शुरू होता है, ये हम नियत दिन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स द डे ऑन विच दैट प्रोविजन कम्स इनटू फोर्स। अब सेक्शन 2D क्या कहता है? सेक्शन 2D या फिर या सेक्शन 2(घ) ये कहता है बार काउंसिल को डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स अ बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। 2D जो है ये बार काउंसिल मीन्स अ बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। और 2(घ) विधिज्ञ परिषद से इस अधिनियम के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद अभिप्रेत है। फिर 2(ड) यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बताती मीन्स द बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 फॉर द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। जहाँ जहाँ पर ये एक्ट लागू होता है वहाँ वहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सेक्शन 4 के अंतर्गत गठित की जाती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये डेफिनेशन है। भारतीय विधिज्ञ परिषद से उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है धारा 4 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद अभिप्रेत है। तो विधिज्ञ परिषद का अर्थ इससे आपको या डेफिनेशन आपको ये लिखनी होगी जब आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा, जिसको कि एक्सपैंड किया गया है धारा 4 में सेक्शन 4 में, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत धारा 34 की उपधारा 1 और उपधारा 1 और धारा 42 तथा धारा 43 के सिवाय न्यायिक उपयुक्त का न्यायालय नहीं और किसी राज्य विधिक परिषद के संबंध में। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, जो कि संबंध में और इसके 2 और सब क्लॉज हैं।
के संबंध में किसी राज्य के लिए या किसी राज्य और एक या अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गठित किसी विधिज्ञ परिषद की दशा में उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, या दिल्ली के लिए गठित विधिज्ञ परिषद की दशा में दिल्ली का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। और इसको यहाँ पर अगर हम करें तो हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 1A ऑफ द सेक्शन 34 जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड इन सेक्शंस 42 एंड 43 does not include a court of judicial commissioner and in relation to a state bar council means 1. In the case of bar council constituted for a state or for a state and one or more union territories, the high court for the state, or second, in the case of the bar council constituted for Delhi, the high court of Delhi. फिर लॉ ग्रेजुएट की क्या डेफिनेशन है, ये सेक्शन 21H के अंतर्गत है। लॉ ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ obtained a bachelor's degree in law from any university established by law in India। और यहाँ विधि स्नातक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्राय है जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो ये लॉ ग्रेजुएट की डेफिनेशन है। फिर विधि व्यवसायी लीगल प्रैक्टिशनर से किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुक्ता, राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है। और लीगल प्रैक्टिशनर यहाँ पर मीन्स एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, अ प्लीडर, मुख्तार और अ रेवेन्यू एजेंट। तो लीगल प्रैक्टिशनर मतलब क्या हुआ, कोई वकील हो सकता है हाई कोर्ट का, प्लीडर हो सकता है, मुख्तार हो सकता है, रेवेन्यू एजेंट भी हो सकता है। फिर है प्रेस्क्राइब्ड का विहित का अर्थ। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो विहित का अर्थ यहाँ है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। फिर है राज्य विधिज्ञ परिषद, ड़ से धारा 3 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद अभिप्रेत है। तो राज्य विधिज्ञ परिषद क्या है, धारा 3, और हमने क्या पढ़ा था ये यहाँ पर भारतीय विधिज्ञ परिषद, ये कहाँ थी धारा 4 में। तो राज्य विधिज्ञ परिषद जो है ये धारा 3 के अंतर्गत गठित है, ये है। और इधर है स्टेट डज नॉट prescribed role means state bar council means a bar council constituted under section 3। फिर आता है स्टेट रोल। स्टेट रोल मीन्स अ स्टेट ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ स्टेट बार काउंसिल अंडर सेक्शन 17। मैंने अभी आपको बताया था, ये जो शुरू में मैं यहाँ बता रही थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि धारा 17(1) एंड 2 इसके अंतर्गत रोल लिस्ट मेंटेन की जाती है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेट रोल क्या है, मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट बार अंडर सेक्शन 17। राज्य नामावली से धारा 17 के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तय की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है। अब आता है, ये सारा हमने सेक्शन 2 के पार्ट 1 में पढ़ा है। ये सेक्शन 2(1) के सब क्लॉजेस है। अब सेक्शन 2 का 2 जो सब क्लॉज है वो क्या कहता है, इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू कश्मीर राज्य या गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य या उस राज्य क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह यथास्थिति उस राज्य या राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानीय विधि के प्रति यदि कोई हो निर्देश है। Any reference in this act to a law which is not in force in the state of Jammu and Kashmir or in the Union Territory of Goa, Daman and Diu shall in relation to that state or the territory be construed as reference to the corresponding law if any in force in that state or that territory as the case may be। यानी उस वक्त में जो वहाँ पर नियत दिन पे नियत कानून वहाँ पर चल रहा है वह लागू होगा, और उस वक्त पे जो भी लॉ उस टाइम पे फोर्स में है वो वहाँ एग्जिस्ट करेगा। और जब
ये एक्ट वहाँ पर लागू हो जाएगा, तब इसके प्रोविजंस वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन है जिसमें कि मैंने आपको सेक्शन 1 और 2 बताया है, या फिर इसको हम यूँ कहें तो ये आपका आज हमने प्रिलिमिनरी पार्ट कवर किया है, जो कि बताते हैं सेक्शन 1 और 2, जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंट और डेफिनेशन क्लॉज है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे जिसमें कि हम बार काउंसिल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।